Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine. Today I am going to start your online classes due to COVID-19 situation. I am Dr. Zunaira Khuram, your biology teacher. Let's go start our first lecture. Topic is unicellular and multicellular organism. When we start study of unicellular and multicellular organism, one question that arises in our mind, how organisms are produced. As we know that cell is the basic unit of life. ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो उनकी जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, लाइफ है. लाइफ जो है, लाइफ की बेसिक यूनिट जो है वो हमें क्या मिलती है, सेल. बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं लाइफ के वो सेल हैं. मीन्स लाइफ स्टार्ट सेल से हो रही है. तो सेल जो है ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. इसकी लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. जब टू और मोर देन टू सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं. टिश्यू जो है एक्चुअली क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. उसके बाद जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज जब मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई पर्टिकुलर काम अंजाम देते हैं तो बन जाते हैं ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्म, हमारी आर्म जो है वो क्या है, एक ऑर्गन है. इसमें अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज, फिर उनमें उनकी फर्दर टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जो कि हम इंशाल्लाह ताला इस टर्म के एंड में रिवाइज भी करेंगे, रिवीजन करेंगे उनकी. लेकिन हम ये पहले क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. तो ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़. फॉर एग्जांपल आर्म, आपकी आर्म जो है इसमें क्या है कि डिफरेंट टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, आउटर लाइनिंग आपकी आर्म की, स्किन जो है ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं, जो कि मसल्स बनाते हैं, आपकी आर्म के मसल्स बनाते हैं. फिर आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो कौन से होते हैं, जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं, ब्रेन से मैसेज लेते हैं और ऑर्गन तक पहुंचाते हैं. और आर्म जो है आपके बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये चारों टिश्यूज मिलकर वर्किंग करते हैं तो आपकी आर्म मूव करती है, आपकी आर्म हरकत कर सकती है. तो आर्म जो है एक ऑर्गन है जो कि किससे मिलकर बनता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज से. इसी तरह से जब फिर डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं. अब अगर हम किसी भी एक सिस्टम को उठा लेते हैं एज ए एग्जांपल, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं. जैसे कि आपका हो गया माउथ, हो गया स्टमक, हो गया एसोफेगस, हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, हो गई क्लाइका, हो गया. ये सब मिलकर जो हैं क्या बना रहे हैं, ये सब ऑर्गन्स हैं. और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. और फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेशन. डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है. मतलब ये कि जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स आप मिलते हैं तो और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है. फॉर एग्जांपल के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको रिस्पायरेशन भी मिलेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होगा, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, उसका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा. और कोई भी ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम के बगैर मुकम्मल नहीं होता. तो जब ये सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है.
अब ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स वन, uni means one and cellular means cell. Unicellular organisms are those organisms which consist of by only one cell, single cell. एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं. वो इसी एक सेल के अंदर उनकी बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. उनका एक्सक्रीशन उसी एक सेल में होता है, उनका डाइजेशन उसी में होता है, लोकोमोशन उसी सेल के अंदर होता है. और ये साइज एक सेल से मिलकर बनते हैं, लिहाजा साइज में बहुत छोटे होते हैं. इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास वगैरह. अब अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे. जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. और जब बहुत सारे सेल आप मिलेंगे तो टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो ये क्या होगा, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होगी, उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं. एग्जाम्पल में आगे ब्रासिका प्लांट और फ्रॉग. अब अगर हम अमीबा की बात करते हैं, अब हम अमीबा को तो उसकी हैबिटाट क्यों देखते हैं, अमीबा की बात करते हैं, इसकी हैबिटाट देखते हैं कि वो रहता कहाँ पर है. तो अमीबा क्या है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, रहाइश रहने के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को, हम उनकी हैबिटाट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो खुश्की पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं. जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं. पानी के अंदर रहता है अमीबा जो है, कहाँ रहता है, पानी में रहता है. और कैसे पानी में रहता है, स्टेंजेंट वाटर के अंदर रहता है. स्टेंजेंट वाटर क्या होता है, खड़ा पानी, जैसे कि पूल्स एंड पॉन्ड्स हो गए. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसके साइज की बात करते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलकर बना है, लिहाजा इसका साइज बहुत छोटा होता है, 0.25 मिलीमीटर. शेप की बात करते हैं तो इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती. और परमानेंट शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है और वो अपनी शेप चेंज करती रहती है. जब वो अपनी शेप चेंज करती है तो उसके होल बॉडी की शेप चेंज हो जाती है. अब अमीबा का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलकर बना है. इसके स्ट्रक्चर में मेनली हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन आ जाती है जो इसकी पूरी बॉडी को, होल बॉडी को कवर किए हुए होती है. और इसके अंदर का प्लाज्मा आ जाता है जो कि क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म जो है भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. कि ये साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म है आपका, आप अमीबा का, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर ये पूरा अंदर का जो पार्ट है वो बना रहे हैं, इसका हिस्सा बना रहे हैं अंदर वाला. और ये जो है ये क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म. तो सिंपली अगर हम देखें तो अमीबा जो है वो दो जो है चीज़ों से मिलकर बनता है. एक इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी आउटर लाइनिंग, और एक इसका इनर पार्ट जो कि क्या है, प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज न्यूक्लियस. अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं सेल के जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, सेल के अंदर हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि सेल जो है, सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स
और डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो उसके ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, और दूसरा कहलाता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, एक्टो मीन्स होता है आउटर, बाहर, बाहर की तरफ का जो प्लाज्मा उसका होगा वो कहलाएगा एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म जो कि उसका इनर, एंडो मीन्स इनर पार्ट, उसका जो इनर हिस्सा होगा, इनर जो उसका पोर्शन होगा वो कहलाएगा एंडोप्लाज्म। अगर अब हम इसमें डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में ये जो आपको बिल्कुल ये ब्लैक जो डार्क लाइन है इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ आपको एक वाइट कलर का पोर्शन नजर आ रहा है और फिर आपको अंदर डॉटेड उसका पोर्शन नजर आता है। तो ये जो व्हाइट कलर का आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर जो इसका पार्ट नजर आ रहा है, जो ये बाहर की तरफ है इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है एक्टोप्लाज्म। एक्टो मीन्स आउटर, उसका आउटर पोर्शन, ये इसका बाहर वाला हिस्सा है ये वाला। और ये जो है ये क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म। ये ट्रांसपेरेंट होता है और नॉन ग्रेन्युलर होता है। नॉन ग्रेन्युलर मीन्स कि दानेदार नहीं होता, ग्रेन्स नहीं होते, ग्रेन्युलर, ग्रेन्स, दानेदार, दानेदार हिस्सा नहीं है उसका, क्लियर हिस्सा है उसका, जो है ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा है। उसके बाद एक्टोप्लाज्म के बाद अंदर जो है इसके अंदर का जो पोर्शन है वो कहलाता है एंडोप्लाज्म। इनर पार्ट जो है उसका वो क्या कहलाता है? ये वाला सारा एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म जो है वो कैसा होता है? ग्रेन्युलर होता है, विस्कस होता है। विस्कस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे तो वो उसको क्या करेगा? विस्कस कर देगा, गाढ़ा कर देगा। विस्कस कैसा होता है? विस्कस हम कहते हैं जैसे कि हनी है, हनी को अगर आप उसका ड्रॉप लें और उसको गिराना चाहें तो वो एकदम से पानी की तरह नीचे नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आता है। आहिस्ता आहिस्ता क्यों आता है? क्योंकि वो विस्कस मटेरियल है, विस्कस पार्ट होता है। विस्कस मीन्स होता है गाढ़ा होना। तो इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है, जो इसका एंडोप्लाज्म है, ये भी क्या होता है? विस्कस होता है और ग्रेन्युलर होता है, दानेदार होता है। आपको ये दाने दाने इसके नजर आ रहे हैं ना? तो ये जो है ये क्या है? ग्रेन्युलर पार्ट है। अब जो है अमीबा में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि ये जो है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्ट नहीं हो पाते। उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड लेगा तो वो कुछ पार्ट उसका डाइजेस्ट होगा और कुछ जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये क्या करता है? इसके उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है और जब ये फुल हो जाता है तो उन प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देता है, निकाल देता है, बॉडी से बाहर फेंक देता है। और ये आपको फूड वैक्यूल नजर आ रहा है छोटा सा। ये फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये अपने अंदर फूड को स्टोर करता है और एब्सॉर्ब करता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है सूडोपोडिया। सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। सूडो मीन्स क्या है? फॉल्स। पोडिया मीन्स पोडिया का मतलब क्या होता है? पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या बन गया? फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब क्या है कि इसको जब हरकत करनी होती है तो इसका कोई एग्जैक्ट, कोई एक डिस्टिंक्ट, कोई डेफिनाइट इसका ऑर्गन मौजूद नहीं है इसकी बॉडी के अंदर। सिंगल सेल है, छोटा सा एक जानदार है, तो उसके अंदर कोई ख़ास ऑर्गन मौजूद नहीं है। बल्कि जो इसकी आउटर लाइन होती है इसकी, ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं, ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये कहलाते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। इसको जहाँ हरकत करनी होती है, जिस तरफ इसको जाना होता है, ये अपने ये वॉल को उसी तरफ जो है धकेल देता है, उसी तरफ इसको मूव कर देता है और जो है उसमें हरकत कर लेता है। इसीलिए इसको कहते हैं फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स ये कि इसके कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसकी फिक्स शेप नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये अपनी जो शक्ल है उसको क्या करता रहता है? तब्दील करता रहता है। और सूडोपोडिया जो है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इस्तेमाल होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब लोकोमोशन में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में
मदद करता है, एज वेल एज फॉर कैप्चरिंग फूड पार्टिकल्स, और फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में भी सूडोपोडिया हमें हेल्प आउट करते हैं। कैसे, वो हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हमें पता है हर सेल का सेंट्रल जो ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, और वो जो है पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो है बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जो जिनके पास कमांड्स होती हैं, जो कमांड्स देते हैं और उस पूरी बॉडी से वर्किंग करवाते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेंट्रल पार्ट है किसी भी बॉडी का, और यहाँ पे न्यूज का अमीबा का भी। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा की हम बात करते हैं तो इसमें हमने अभी जो है डिस्कस किया है कि सूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गन एज वेल एज फूड पार्टिकल कैप्चरिंग के भी में भी हेल्प आउट करता है, उसमें यूज होता है। अब ये जो आपको ये नजर आ रहा है ये क्या है, अब ये इसका फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, और ये इसकी जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये इसके क्या है, सूडोपोडिया हैं। न्यूट्रिशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, खाने का, हजम करने का, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये नीचे आपको उन स्टेप्स के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेक्ट करना, अंदर ले जाना, बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल का चले जाना, इंजेशन कहलाता है। फूड को हासिल करना, फूड को हासिल करके बॉडी के अंदर लेकर जाना जो है वो क्या है, इंजेशन। डाइजेशन, उस फूड पार्टिकल का हजम होना, डाइजेस्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन। उसके बाद क्या आ जाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है कि जो भी हम फूड पार्टिकल लेते हैं, हम कोई भी फूड पार्टिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अमीबा हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इवन के हम भी इंसान, ह्यूमन बीइंग्स भी, तो वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं फूड पार्टिकल के। वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले इंजाइम्स उस पर अटैक करते हैं, इंजाइम उस पर अमल करते हैं, और उन बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब वो टूटते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनके अंदर जो है एब्जॉर्प्शन होती है, ये फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फूड पार्टिकल्स छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आ जाती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि जब फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, और वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करने में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। तो उस एनर्जी का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करना, उस एनर्जी में चेंज हो जाना जो है वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। मतलब ये कि वो जो फूड पार्टिकल है वो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे किस तरह हमें जो है हेल्प आउट कर रहा है, हमारी एक्टिविटी करने में हमें हेल्प आउट कर रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जब हो जाती है, फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए, ठीक है, डाइजेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई कि वो एब्जॉर्ब हो गए पार्टिकल्स बॉडी के अंदर। उसके बाद एसिमिलेशन होती है, और एसिमिलेशन के बाद जो है फिर क्या होता है, इजेशन होती है। इजेशन का मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो आपकी बॉडी से बाहर खारिज होना उनका ज़रूरी होता है, वरना वो बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। वो नुकसानदेह होते हैं अगर बॉडी के अंदर रहे, तो उसका बॉडी से इखराज ज़रूरी होता है। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इजेशन। तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप से मिलकर मुकम्मल होता है। अब यहाँ पर अगर हम अमीबा को देखते हैं तो ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये फूड पार्टिकल ये रहा, और ये इसके सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया को क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल के करीब लेकर आते हैं। अब ये देखें ये फूड पार्टिकल के करीब सूडोपोडिया लेकर आए, और इन्होंने क्या किया, इस फूड पार्टिकल को इंसर्कल करना शुरू कर दिया, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता इस सूडोपोडिया को मूवमेंट देते देते इन्होंने क्या किया, इसको पूरा अपने अंदर कर लिया, और यहाँ से ये आपस में दोनों सूडोपोडिया क्या हो गए,
अटैच हो गए और ये एक सर्कल की फॉर्म में, एक वैक्यूल की फॉर्म में फूड पार्टिकल उसके अंदर चला गया। ये देखें यहाँ पर, ये अंदर आ गया। ये जो आप देख रहे हैं वाइट पोर्शन जिसके अंदर फूड पार्टिकल मौजूद है, ये क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल में क्या हो रहा है कि फूड वैक्यूल क्या कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करके उनको उनका ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में, और वो स्मॉलर पार्टिकल्स पे क्या होते हैं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वो पार्टिकल जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर होते हैं। और जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भर जाता है तो वो इस तरह से फिर क्या होता है कि सूडोपोडिया फिर एक तरफ से हट जाता है, एक गैप बना देता है, एक ओपनिंग बना देता है, और उसके अंदर से डायरेक्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस पूरे उसमें ये साइकिल जो आप देख रहे हैं, ये क्या शो कर रही है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इस तरह से न्यूट्रिशन में अमीबा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो अपना फूड हासिल करता है। उसके बाद आ जाते हैं लोकोमोशन इन अमीबा। लोकोमोशन भी जो हो रही है वो हमने जैसे कि पढ़ा है, अभी बताया मैंने आपको कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो भी क्या है? सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। और वो जो एक्सटेंशन होती है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस बनती हैं, ये देखें, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं ये क्या कहलाती हैं? सूडोपोडिया। पहले सेल वॉल जो है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक तरफ प्रोजेक्ट करता है, एक्सटेंड होता है, और उसके बाद उसका जो एक्टोप्लाज्म है, जो इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो नॉन ग्रेन्युलर पार्ट है, वो उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लो कर जाता है। और उसके साथ ही आप ये देखें, ये एरो नजर आ रहे होंगे आपको। ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि इसका जो एंडोप्लाज्म है वो भी उसके साथ ही उस तरफ अंदर फ्लो कर जाता है। और ये जो कंटिन्यूसली इनका फ्लो होता है किसी डायरेक्शन की तरफ, वो उससे क्या होता है कि अमीबा की पूरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? उस तरफ मूव कर जाती है, उस तरफ हरकत कर जाती है। तो इस तरह से अमीबा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या हो जाता है? चला जाता है। यहाँ क्या बता रहे हैं? द एक्टोप्लाज्म एक्सटेंड एंड द एंडोप्लाज्म फ्लो इन फॉर्मिंग ऑफ सूडोपोडियम। अब देखिए, सूडोपोडियम सिंगुलर है, जो सूडोपोडिया है वो प्लूरल है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक्टोप्लाज्म जो है वो एक्सटेंड होता है, बढ़ता है एक तरफ, एक डायरेक्शन में, और एंडोप्लाज्म जो है, ये जो एंडोप्लाज्म है ये इसके अंदर फ्लो कर जाता है, और इस तरह से सूडोपोडिया जो है वो क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। The pseudopodium continues to extend and the endoplasm continues to flow so that the whole amoeba is moving. कि क्या कर रहे हैं कि जो सूडोपोडियम है वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड होता रहता है, कंटिन्यूसली। अब देखें, यहाँ पे ये इतना था, ये फिर मजीद यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, यहाँ पर और इससे ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, यहाँ पर बिल्कुल ये मूव हो रहा है। तो ये जो है ये सूडोपोडियम एक्सटेंड होते जाते हैं, और उसी तरफ जो है उसका एंडोप्लाज्म जो है उसके अंदर फ्लो करता जाता है, और अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। इसके बाद आ जाते हैं रिस्पायरेशन इन अमीबा। रिस्पायरेशन, अब क्योंकि हमें मालूम है कि अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर बाकायदा ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इसकी जो ये आउटर लाइन होती है, इसी से क्या होता है, इसके अंदर जो है रिस्पायरेशन होती है, इसी के जरिए। इसकी जो ये आउटर लाइन है, इसकी जो ये इसको कवर किए हुए लाइन है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसी के जरिए इसमें रिस्पायरेशन होती है। और रिस्पायरेशन जो होती है वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम पढ़ते हुए आए हैं कि डिफ्यूजन क्या है। मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना जो है वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना जो है वो क्या कहलाता है? क्या प्रोसेस कहलाता है? डिफ्यूजन। अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बाहर, ये अमीबा है, ये अमीबा की बॉडी है। इसके अब बाहर जो है एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, हमें मालूम है 98% जो है हमारे क्या है,
एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। अंदर अमीबा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है। तो अंदर बाहर से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, इसके जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, इनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये अंदर से बाहर से ऑक्सीजन इनके बॉडी के अंदर आ जाएगी। और ये जो है इनकी जो फिर रिएक्शन होगा, इनके फूड पार्टिकल जिन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं, फूड के साथ, मटेरियल के साथ रिएक्शन होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर प्रोड्यूस करते हैं। और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर के इन्वायरमेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होती है। इसीलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर से बाहर आ जाती है। तो इस तरह से इनमें बाय डिफ्यूजन जो है क्या हो रहा है, अमीबा के अंदर रिस्पायरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है हमारा अमीबा का टॉपिक जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का खत्म होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमें मालूम है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किससे, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मैनी सेल्स जिसमें मौजूद होते हैं और जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, ब्रासिका प्लांट। ये इसकी डायग्राम है ब्रासिका प्लांट की। और ब्रासिका प्लांट का बोटेनिकल नाम जो है, नेम जो है, अब ब्रासिका है, प्लांट है और प्लांट की स्टडी किसमें की जाती है, बॉटनी में, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या कहलाएगा, बोटेनिकल नेम कहलाएगा। एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल नेम कहलाते हैं। और जो इसके प्लांट्स के बायोलॉजिकल नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोटेनिकल नेम कहलाते हैं। तो इस प्लांट का बोटेनिकल नेम जो है वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और इसका कॉमन नेम क्या है, मस्टर्ड सरसों। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसके सीड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उससे कुकिंग ऑयल बनता है। सरसों का तेल सुना है आपने, बहुत कॉमन है, जो कि कुकिंग में यूज होता है। इसके अलावा इसके जो लीव्स हैं, लीव्स जो हैं वो एज अ वेजिटेबल यूज होते हैं। इसके लीव्स जो है सरसों का साग जिसे कहा जाता है, जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसके लीव्स जो है एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका में। तो अगर हम ब्रासिका प्लांट को देखते हैं तो ब्रासिका प्लांट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बल्कि वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है प्लांट्स का जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट नहीं करता, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि ग्रोइंग पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट को हम ग्रोइंग पार्ट्स कहते हैं, जिसमें प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है, ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रोथ करते हैं। जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें वो छोटे से बड़े होते हैं। अगर लीव्स जैसे पुराने हो जाते हैं तो उसकी जगह नए आ जाते हैं। छोटे लीव्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर कर बड़े होते हैं। स्टेम्स छोटी होती हैं, पौधा छोटा है, स्टेम्स छोटी हैं, फिर वो ग्रोथ करती हैं तो बड़ी हो जाती हैं, पौधा बड़ा हो जाता है। इसी तरह से रूट्स छोटी होती हैं, फिर फैलती रहती हैं, ज़मीन के अंदर फैलते फैलते वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, इनका साइज चेंज हो रहा है, ये ग्रोथ कर रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, जो कि ग्रोइंग पार्ट होते हैं। तो प्लांट्स में जो ग्रोइंग पार्ट आ जाते हैं वो कौन से हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स। ग्रोइंग पार्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। रिप्रोडक्शन में जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, ग्रोइंग पार्ट है, वो वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ब्रासिका प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर। फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही क्या होता है, इसके मेल फीमेल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद एक नया
पौधा बना लेते हैं। तो ये जो है फ्लावर जो है वो क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का। और रूट, स्टेम्स और लीव्स जो है ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, इनके ग्रोइंग पार्ट हैं। वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये दोनों जो है क्लियर होने चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, जो कि ग्रोइंग पार्ट होते हैं, जो साइज में बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर आज हमारा लेक्चर जो है ख़त्म होता है, एंड होता है उसका। और यहाँ मैंने आपको ये तीन जो है, ये तीन लिंक्स आपको बताए हैं, जो कि आप जाकर नेट पर सर्च आउट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। और इससे आपको मज़ीद जो है अमीबा के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको मज़ीद अपनी नॉलेज जो है उससे गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।